वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले ने अफगानिस्तान में मचाई तबाही। खुस्त शहर था ज़लज़ले का मरकज़। अब तक 250 अफराद के हलाकत की खबर। हज 2022 के कामयाब इनेकाद के लिए सऊदी हुकूमत की जंगी सतह पर कार्रवाइयाँ जारी। आज़मीन के मुक़द्दस शहरों में आमद। मदीना में हज से पहले 1,72,562 आज़मीन पहुँचे। पाकिस्तान की आवाम को महंगाई की पड़ी एक और मार। पेट्रोल और डीजल की कीमत में फिर इजाफा। पेट्रोल में 24 रुपये, डीजल में 59 रुपये, मिट्टी के तेल में 29 रुपये का किया गया इजाफा। यूक्रेन पर रूसी हमलों में आई शिद्दत। आज खार्किव के इलाके में ताज़ा बमबारी में 15 शहरी हलाक। यूक्रेन ने भी रूसी जेर कब्जा इलाकों पर दागे मिसाइल। महाराष्ट्र में शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे के 40 से ज्यादा एमएलए होने का दावा। गिर सकती है महाराष्ट्र हुकूमत। रात तक इस्तीफा दे सकते हैं उद्धव ठाकरे। संजय राउत ने दिया महाराष्ट्र असेंबली तहलील होने का इशारा। साथ ही कहा, एकनाथ शिंदे हमारे साथ, उन्हें नहीं छोड़ सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सरकार चली जाएगी लेकिन हम दोबारा जीत कर आएंगे। ये थी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आज सुबह आए तबाहकुन ज़लज़ले ने 250 अफराद की जान ले ली। अफगानिस्तान में 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा पाकिस्तान और मलेशिया में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मुल्क के डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला जनूबी अफगानिस्तान में आया, जिसमें कम अज़ कम 250 अफराद हलाक हुए हैं। ज़लज़ले का मरकज़ दारुल हुकूमत काबुल के जनूब में खोस्त शहर से तकरीबन 44 किलोमीटर जनूब मगरब में था। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद मुहैया कराने की गर्ज से हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का हुक्म दिया है। पाकिस्तान और मलेशिया में फ़िलहाल ज़लज़ले से जानी व माली नुकसान की तफसील सामने नहीं आ पाई है। Mikir pun ada orang soai, orang kiri sata. Dan dah kiri nadi, dah koridor lang dah. सऊदी हुकाम के मुताबिक इस साल हज से पहले अब तक दुनिया भर से मदीना मुनव्वरा में 1,72,562 आज़मीन पहुँच चुके हैं। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा की जानिब से मदीना मुनव्वरा पहुँचने और रवाना होने वाले आज़मीन हज के आदाद व शुमार से पता चलता है कि हज फ़्लाइट्स के आगाज़ के बाद से अब तक 1,56,828 आज़मीन की मदीना मुनव्वरा के एयरपोर्ट पर आमद हो चुकी है, जबकि लैंड इमिग्रेशन सेंटर ने 13,097 आज़मीन हज का खैर मकदम किया है। वो ज़मीनी सरहदी गुज़रगाहों के ज़रिए शहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे थे। पाकिस्तान में सियासी बहरान के दरमियान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर एक मरतबा इजाफा करते हुए पेट्रोल की कीमत में 24 रुपये 3 पैसे, जबकि डीजल की कीमत में 59 रुपये 16 पैसे इजाफे का ऐलान कर दिया है।
पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मुफ्ता इस्माइल का इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि रात 12 बजे से पेट्रोल की कीमत 24 रुपये 3 पैसे से बढ़कर 233 रुपये 89 पैसे हो जाएगी। डीजल की कीमत की 59 रुपये 16 पैसे इजाफे के साथ कीमत बढ़कर 263 रुपये 31 पैसे हो जाएगी, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 29 रुपये 49 पैसे, लाइट डीजल की कीमत 29 रुपये 16 पैसे बढ़ा दी गई है। यूक्रेन पर रूस के हमलों को 4 महीने से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, ताहम अभी भी लड़ाई में शिद्दत बरकरार है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक रूसी गोलाबारी से यूक्रेन के खार्किव इलाके में कम से कम 15 शहरी हलाक हो गए हैं, जिसके बाद इलाके में हलचल मच गई। लोग नफसा नफसी के आलम में दिखाई दिए। इलाकाई गवर्नर सेनिगो बोफ ने कहा है कि 6 अफराद खार्किव में और उसके आसपास और 6 लोगों की मौत खार्किव से तकरीबन 40 किलोमीटर चोहियो में वाक़ हुई है, जबकि 3 अफराद शहर के ज़ोलोचियो इलाके में हलाक हुए थे। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब रूसी अफवाज ने मशरक़ी यूक्रेन में एक दरिया के साहिली इलाके पर कब्जा कर लिया और पीर के रोज़ 2 अहम शहरों पर दबाव बढ़ा दिया। रूस के खुसूसी फौजी ऑपरेशन के आगाज़ के बाद से डोनेट्स्क, लुगांस्क, अवामी जमहूरिया और यूक्रेन के ख़तरनाक इलाकों से 20 लाख से ज़्यादा लोगों को मास्को मुंतकिल किया जा चुका है। कर्नल जनरल मिखाइल मेज़ंटिसेव, जो रूसी डिफेंस कंट्रोल सेंटर के सरबराह हैं और ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस कोऑर्डिनेशन हेडक्वार्टर के भी सरबराह हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है। उन्होंने एक ब्रीफिंग में कहा कि माजी में 21,947 लोगों को, जिनमें 3,826 बच्चे भी शामिल हैं, यूक्रेन और डॉनबास रिपब्लिक के ख़तरनाक इलाकों से यूक्रेनी फरीक की शिरकत के बगैर रूसी फेडरेशन की सरजमीन पर मुंतकिल किए गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़वातीन पर सख्त पाबंदियों के सबब 2 अफ़गान अहदेदारों के मुल्क से बाहर सफ़र पर पाबंदी लगा दी है। खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब 15 तालिबान के लिए मुज़ाकरात के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाने के लिए छूट की मुद्दत पीर को ख़त्म हो गई थी। 13 अहदेदारों के लिए इस मुद्दत में 2 माह की तोसी कर दी गई है, लेकिन तालिबान की तरफ से ख़वातीन के सानवी या कॉलेज की सतह की तालीम पर पाबंदी की वजह से 2 तालिबान अहदेदारों का नाम सफ़र के लिए छूट वाली फहरिस्त से निकाल दिया गया है, यानी उन पर अब बैरून मुल्क सफ़र करने पर अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदी लगा दी है। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत जिद्दा के पीस पैलेस में वज़रा की कौंसिल का इजलास मुनक़्क़द हुआ। इस मौके पर काबीना ने बिरादर मुल्क सूडान में देरपा क़याम अमन और सियासी बहरान के ख़ात्मे के लिए आलमी बिरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा किया। सऊदी अरब के कायम मकाम वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और काबीना में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर इब्राहिम बिन अब्दुल अजीज़ अल असाफ ने अपने बयान में कहा कि वज़ारती कौंसिल ने सूडान में इंसानी हुकूक़ के हवाले से जो मौक़िफ़ इंसानी हुकूक़ कौंसिल के सामने पेश किया है, उस पर वो कायम है। उनका कहना था कि इस वक्त सूडानी कौम को अमन व इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हम आलमी बिरादरी से मुतालबा करते हैं कि वो सूडान में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करे। सऊदी अरब के वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान मिस्र के दौरे के बाद जॉर्डन की दारुल-हुकूमत ओमान पहुँच गए हैं। हाशमी मुमलिकत के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दुवम ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। इससे पहले उन्होंने काहिरा में मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से भी मुलाकात की थी और उनसे ईरान, यमन, इराक़, लीबिया, सूडान, लेबनान, सीरिया और फ़लस्तीन के मसाइल समेत मुतअद्दिद इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल किया। शहज़ादा मोहम्मद अपने दौरे के आखिरी मरहले में तुर्की जाने वाले हैं। वो खादिम हरमैन व शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हिदायत पर यह 6 मुल्की दौरा कर रहे हैं। इसका मकसद तीनों ममालिक मिस्र, जॉर्डन और तुर्की के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। ब्रिटेन की 30 साला तारीख में सबसे बड़ी रेलवे हड़ताल शुरू हो गई है, जिसकी वजह से पूरे यूके का पहिया रुक गया है और लोग अपने घरों तक महसूर होकर रह गए हैं। दसियों हज़ारों अफराद से वाबस्ता रेलवे यूनियन के काम छोड़ देने की वजह से 15,000 किलोमीटर से तवील पटरियां अब रेलगाड़ियों से खाली हो चुकी हैं। हड़तालियों ने काम की बेहतर फ़िज़ा, तनख्वाहों में इजाफे और दीगर मराद का मुतालबा किया है। तनख्वाहों में कमियों और गैर यकीनी मुलाजमत से परेशान लगभग 50,000 मुलाजमीन ने इस जुमेरात और हफ्ते को भी हड़ताल
करने का ऐलान कर रखा है। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि रेलवे मुलाजमीन की तंजीमें लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं और मुल्क भर में कारोबार, निज़ाम ज़िंदगी और आम अफराद शदीद मुतासर हो रहे हैं। स्वीडिश दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम की एक मार्केट के बाहर चाकू के एक हमले में कम से कम 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक एक शख्स की हालत नाजुक है जबकि हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक इस हमले में तेज़धार आले का इस्तेमाल किया गया। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। हमले में जख्मी दोनों अफराद मर्द बताए गए हैं। पुलिस का कहना है कि अभी तक इस हमले की वजह सामने नहीं आ सकी है। अमेरिकी पुलिस की जानिब से एक शख्स को गोलियां मारकर कत्ल कर देने का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर जारी होने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क के किनारे खड़े पुलिस एहलकार ने एक कार को रोका और कुछ ही देर बाद इस कार से एक शख्स कुल्हाड़ी लेकर पुलिस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस एहलकार इस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि पुलिस एहलकार को हमलावर के पैर पर गोली मारनी चाहिए थी ताकि वो जख्मी हो जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हालांकि वीडियो देखने से ये पता भी चल रहा है कि कुल्हाड़ी लेकर पुलिस एहलकार पर हमला करने वाला हमलावर निहायती फुर्ती से हमला करना चाहता था और कुछ ही सेकंड में पुलिस एहलकार ने फायरिंग कर दी, जो फितरी अमल भी हो सकता है। Alright, you can take a picture and send it to me. Where are you, dude? Who are you? Biggs, I just been attacked. I just shots fired. Shots fired. Don't move. Alright, you can take a picture and send it to me. Who are you, dude? Who are you? यहूदी आबादकारों ने फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाली शहर सल्फियत में एक फ़लस्तीनी शहरी को चाकू के वार करके हलाक कर दिया। फ़लस्तीनी वजारत सेहत ने एक नौजवान की मौत की तस्दीक की है। ज़राए के मुताबिक एक इसराइली आबादकार ने सल्फियत के इलाके अस्काका में 27 साला नौजवान अली हसन हरब के सीने में चाकू को घोंप दिया। वजारत सेहत की जानिब से ऐलान करने से कबल इसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल ले जाया गया था, ताहम वो जानबर ना हो सका। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं महाराष्ट्र की सबसे बड़े सियासी ड्रामे की खबर। महाराष्ट्र में शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे के बागी होने और अपने साथ 40 से ज़ायद एमएलएज की हिमायत होने का दावा करने के बाद ज़बरदस्त सियासी ड्रामा शुरू हो गया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना इत्तेहाद वाली हुकूमत गिर सकती है और आज रात तक सीएम उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं। दूसरी जानिब बागी लीडर शिंदे गुवाहाटी में ठहरे हुए हैं। शिंदे ने दावा किया है कि वो शिवसेना तो नहीं छोड़ेंगे बल्कि महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। बताया जा रहा है कि शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे शरद पवार की पार्टी एनसीपी से नाराज हैं। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल के दरमियान शिवसेना के एमपी संजय राउत ने बागी एमएलएज की सूरत में पिटाई किए जाने का सनसनीखेज दावा किया। संजय राउत ने इल्जाम लगाया कि मिनिस्टर शिंदे के साथ सूरत गए एमएलएज में से कम 2 की ऑपरेशन कमल के तहत गुंडों और पुलिस ने पिटाई की है। शिंदे के गुजरात में डेरा डालने और सबसे कॉन्टैक्ट तोड़ने के पेश नज़र मचे सियासी हंगामे के सवाल पर रावत ने मरकजी एजेंसियों की दावाओं की जानिब इशारा किया है। संजय राउत ने दावा किया कि गुमराह करके कुछ एमएलएज को सूरत ले जाया गया और जब
इन एमएलएज ने वहां से भागने की कोशिश की तो उन्हें ऑपरेशन कमल के तहत पुलिस और गुंडों से पिटवाया गया। पीटे गए एमएलए को दिल का दौरा भी पड़ा है। कुछ एमएलएज ने हमसे कहा है कि उन्हें गुमराह किया गया और गुजरात ले जाया गया। इस दौरान संजय राउत ने महाराष्ट्र असेंबली की तहलील होने का भी इशारा दिया। संजय राउत ने यह भी कहा है कि एकनाथ शिंदे हमारे अच्छे दोस्त हैं, सालों साल से हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। उनके लिए आसान नहीं है पार्टी छोड़ना और हमारे लिए भी आसान नहीं है उन्हें छोड़ना। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार चली जाएगी लेकिन हम वापस जीत जाएंगे। हमारे लोग वहाँ गए थे तो एकनाथ शिंदे जी से बातचीत हो गई। एकनाथ शिंदे हमारे बहुत पुराने साथी है। एक अच्छा रिश्ता हमेशा हमारे दोनों का रहा है। उनकी कुछ बातें हैं जो बातें मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक आकर उद्धव से बात करेंगे। त्यांचं माझं बोलणं झालेलं आहे, बोलणं सुरू आहे। बीजेपी के साथ सरकार बनाने की ऐसी बातें सामने आ रही कि उनकी देखिए बीजेपी के साथ हमने क्यों छोड़ी सबको मालूम है। एकनाथ शिंदे भी उनमें एक विटनेस है, उसमें क्या है। ठीक आहे, आम्ही कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जायला तयार आहोत। आम्ही लढणारे लोक आहोत आणि आम्ही लढत राहू। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी और क्या होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है। सर लेकिन प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है ना। हमारे मन में कोई ऐसी खटास है ना उनके मन में कोई खटास है। हम लगभग 35-40 साल से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। वो सिर्फ हमारे साथी नहीं है, वो हमारे बहुत ही अजीज दोस्त हैं, मित्र हैं। हम एक दूसरे के साथ बहुत सी बातें हमेशा शेयर करते हैं। उद्धव ठाकरे जी और एकनाथ शिंदे जी में भी वही रिश्ता है। तो जो बातें सामने आ रही है या पब्लिश हो रही है उसमें तथ्य नहीं है। कोई ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बातें सामने आ रही है। ठीक है, कुछ बातें जरूर हो सकती है, उसमें से कोई ना कोई हल निकल जाएगा। ये देश किस तरफ जा रहा है, ये कहना है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बीजेपी मुल्क में कट्टरवाद और तशवीशनाक हालात पैदा कर रही है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के तय ईडी की जानिब से बरते जाने वाले रवैये पर भी बात की। और ये एक चिंता की स्थिति है। मैं समझता हूँ ये पुलिस का रिहर्सल है देश के लिए कि जब तानाशाही आएगी पूरी तरह तब किस प्रकार का व्यवहार होगा, किस प्रकार हमें करना है, उसका रिहर्सल करने का पुलिस को जो मौका दिया गया वो बहुत खतरनाक है। नहीं होती है राजनीति के अंदर, अपना अपना काम करते हैं, पक्ष विपक्ष ले आते हैं, कोर्ट अरेस्ट देते हैं। जो विपक्ष होता है वो खुद अपना आप को समर्पित करता है अरेस्ट के लिए, उसको कहते हैं कोर्ट अरेस्ट। इस केस के अंदर खुद आगे आके हम गिरफ्तारी दे रहे थे, तो उनको व्यवहार वैसे ही करना चाहिए था जो आज तक होता आया है, सरकारें किसी की रही हो। पहली बार है कि उनके साथ में दुश्मनों की तरह व्यवहार किया गया, जैसे कि देश के नागरिक नहीं हैं। वही माहौल देखने को मिला 5। मैं मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, उसके मेहनत को, उनके हौसले को, क्योंकि उन्होंने भी 5 दिन तक जो संघर्ष देखा है जिस रूप में, और जो उनकी पिटाई भी हुई है कई जगह पर, दुर्व्यवहार भी हुआ है हमारे सामने, टीवी में देख रहे थे, इसमें सोशल मीडिया में देखा हमने। और तो और इतिहास में ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि आप कांग्रेस के हेडक्वार्टर में जाके आप अंदर घुस जाए पुलिस और पिटाई करके बाहर लाए, मीडिया वालों को भी और आम लोगों को भी। ऐसा भी संभवतः कभी नहीं हुआ। और मैंने कहा कि ये फेडरल स्टेट है देश, सरकारें अलग अलग पार्टियों की होती है। अगर आपके दिल्ली के व्यवहार को देख करके राज्य सरकार में भी जो विपक्ष होता है वो बीजेपी होती है, आंदोलन करती, अभी भी आंदोलन किया राजस्थान के अंदर, तो क्या हम लोग भी आपकी तरह बीजेपी के जो हेडक्वार्टर स्टेट के अंदर है उसके अंदर हमारी पुलिस घुसे, दुर्व्यवहार करे,
कार्यकर्ताओं को पीट के बाहर निकाल दे, ये शोभा देता है क्या? अच्छा है क्या? सीनियर कांग्रेस लीडर और छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने कांग्रेस की जानिब से किए जा रहे सत्याग्रह में शिरकत करते हुए बीजेपी पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए बीजेपी उन्हें मरकजी जांच एजेंसियों के जरिए डराने की कोशिश कर रही है। क्योंकि राहुल गांधी जी हैं जो किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, राहुल गांधी जी हैं जो नौजवानों की लड़ाई लड़ते हैं, राहुल गांधी जी हैं दलितों की लड़ाई लड़ते हैं। और जब जब सरकार गलती करती है उसके पहले चेतावनी देते हैं कि आप गलत करने जा रहे हो। भूमि अधिग्रहण बिल वापस ले रहे थे तब भी राहुल जी ने चेतावनी दी थी। राहुल जी ने तब भी चेतावनी दी थी जब आप नोटबंदी कर रहे थे। राहुल जी तब भी चेतावनी दी जब जीएसटी आप लागू कर रहे थे। राहुल गांधी जी तब भी चेतावनी दिए जब वैश्विक महामारी आ रहा था। राहुल गांधी जी तब भी चेतावनी दिए थे जब आप लॉकडाउन लगाए। और राहुल गांधी जी तब भी चेतावनी दिए जब अभी जवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस आवाज को दबाना चाहते हैं और देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों के साथ राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो राहुल गांधी जी को साथ दे रहे हैं उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को लाठी से पीटा जा रहा है, उसे अपमानित किया जा रहा है, बसों में ठूस के दूर थानों में ले जा रहे हैं जहां पानी नहीं, नाश्ता नहीं, खाना नहीं, कोई एफआईआर नहीं। तो देश के लिए लड़ने वाले नेता राहुल जी को प्रताड़ित करने का काम और राहुल जी को साथ देने वाले चाहे नेता हो, चाहे हमारे सांसद हो, विधायक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। आज लड़ाई इसी बात की है, देश को बचाने की जरूरत है, देश के किसानों के हक की रक्षा करने की आवश्यकता है, देश के नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। ये लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, तो हम सब लड़ेंगे और जीतेंगे। मेरे साथ में नारा लगाइए, मैं नारा के बाद अपनी बात में समाप्त करूंगा। कांग्रेस पार्टी जय जवान, जय जवान। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह ने बीजेपी पर सनसनीखेज इल्जाम लगाते हुए कहा कि दिल्ली के अंदर बीजेपी 53 मंदिरों को तोड़ने जा रही है। इस ज़िम्न में संजय सिंह ने कुछ सबूत भी फराहम किए। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से दिल्ली के अंदर मंदिरों को तोड़ने की योजना बना रही है, इसका मैं आपके सामने खुलासा करने जा रहा हूं और एक एक करके आपको मंदिरों की डिटेल बताऊंगा। कितने मंदिर तोड़ने की योजना भारतीय जनता पार्टी बना रही है। पूरे देश में ड्रामा करेंगे धर्म के नाम पे, झगड़े कराएंगे धर्म के नाम पे, नफरत फैलाएंगे धर्म के नाम पे, दिल्ली में ड्रामा करेंगे धर्म के नाम पे, धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार बनने का काम करेंगे भाजपाई। लेकिन दिल्ली में 1, 2, 3, 4 नहीं, 53 मंदिरों को तोड़ने की इनकी योजना है। 53 मंदिरों को। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में 1, 2 नहीं 53 मंदिर तोड़ने जा रही है। 53 मंदिर। भाजपाइयों को सामने आके इसका जवाब देना पड़ेगा। ये तुम्हारी असलियत है, ये तुम्हारा असली चेहरा है। इन्होंने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखा है और कहा है कि रिलीजियस कमेटी से हमें परमिशन चाहिए। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चिट्ठी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चिट्ठी है दिल्ली सरकार को। और दिल्ली सरकार को लिखा है कि हमें 53 मंदिरों को तोड़ने की अनुमति चाहिए। तो इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी को, उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को, दिल्ली का जो इनका प्रदेश अध्यक्ष है आदेश गुप्ता, घूम घूम के जो चिल्लाता रहता है, ड्रामे करता है, उसको पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को और इनके चेहरे को देश के सामने मैं बेनकाब कर रहा हूं
कालिख लगा के इन बेईमानों को घूमना चाहिए। ये कितने बड़े हिंदू धर्म के विरोधी हैं, ये कागजात इस बात का सबूत है। ये हिंदू धर्म के कितने बड़े विरोधी हैं, ये इस बात का कागजात, ये सबूत है। 53 मंदिर दिल्ली में तोड़ने जा रहे हैं वाजपेयी। तो आरएस गुप्ता को सामने आके, नरेंद्र मोदी जी को सामने आके दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले ने अफगानिस्तान में मचाई तबाही। खुस्त शहर था ज़लज़ले का मरकज़। अब तक 250 अफराद के हलाकत की खबर। हज 2022 के कामयाब इनेकाद के लिए सऊदी हुकूमत की जंगी सतह पर कार्रवाइयाँ जारी। आज़मीन के मुक़द्दस शहरों में आमद। मदीना में हज से पहले 1,72,562 आज़मीन पहुँचे। पाकिस्तान की आवाम को महंगाई की पड़ी एक और मार। पेट्रोल और डीजल की कीमत में फिर इजाफा। पेट्रोल में 24 रुपये, डीजल में 59 रुपये, मिट्टी के तेल में 29 रुपये का किया गया इजाफा। यूक्रेन पर रूसी हमलों में आई शिद्दत। आज खार्किव के इलाके में ताज़ा बमबारी में 15 शहरी हलाक। यूक्रेन ने भी रूसी ज़ेर कब्जा इलाकों पर दाग़िल मिसाइल। महाराष्ट्र में शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे के 40 से ज़ायद एमएलएज होने का दावा। गिर सकती है महाराष्ट्र हुकूमत। रात तक इस्तीफा दे सकते हैं उद्धव ठाकरे। संजय राउत ने दिया महाराष्ट्र असेंबली तहलील होने का इशारा। साथ ही कहा, एकनाथ शिंदे हमारे साथ, उन्हें नहीं छोड़ सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सरकार चली जाएगी, लेकिन हम दोबारा जीत कर आएंगे। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल।